नमस्कार साथियों, हिमालयन डायलॉग्स के डिकोडिंग मीडिया नैरेटिव्स सेगमेंट में मैं हूं सुनीता भास्कर और आज बात करेंगे पिछले 2 दशकों में मीडिया के बदले रुझानों पर, बदलते ट्रेंड्स पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिनका 30 साल का मुख्यधारा की पत्रकारिता का अनुभव है, तो वहीं इससे आधा अनुभव एकेडमिक्स में काम करने का है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली में एकेडमिक डीन का पद इस वक्त संभाल रहे हैं। इससे पहले जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग का जिम्मा संभाल चुके हैं और उससे पहले उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव का पद भी आपने संभाला है। और उसके बाद अगर मुख्यधारा की पत्रकारिता के अनुभव की बात करें तो धर्मयुग से आपके पत्रकारिता के करियर की शुरुआत होती है। उसके बाद नवभारत टाइम्स और फिर हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक रहे, हिंदुस्तान की पत्रिका अकादमिक भी रहे हैं। जी न्यूज, आज तक और आउटलुक में आप रिसर्च का काम देख चुके हैं। अमर उजाला में आप रहे हैं और पत्रकारिता के जिन दिग्गजों को अब हम केवल किताबों में ही पढ़ पाते हैं, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, उन सब के साथ काम करने का आपका अनुभव रहा है। 2 माह के बाद प्रोफेसर गोविंद सिंह की सेवानिवृत्ति है, तो हम एक बहुत लंबा साक्षात्कार भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन आज हम मीडिया के ट्रेंड्स पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर गोविंद सिंह, हिमालयन डायलॉग्स सुनने वाले सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और समस्त दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत जी। तो सर, पत्रकारिता में एकेडमिक्स में काम करने का अनुभव भी आपका अच्छा खासा हो गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप पिछले 10-20 सालों में मीडिया के स्वरूप को बदलते हुए? बिल्कुल, बहुत जेन्युइन और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका है। जो पत्रकारिता की धारा जो है वो काफी हद तक बदल रही है और लगातार बदलती जा रही है। जब हमने शुरू किया था 1977 के बाद एक पत्रकारिता का नया युग शुरू हुआ था, तो एक अलग तरह का माहौल था और खास करके 1980 से लेकर के सन 2000 तक का जो दौर है उसमें काफी संक्रमण एक तरह से दिखाई दे रहे थे। हिंदी पत्रकारिता बढ़ रही थी और क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता बढ़ रही थी और साथ ही साथ जो है बाकी जो विदेशी जो प्रभाव है वो भी मीडिया पर दिखने लग गया था 1991 के बाद। तो 1991 तक जो संभावनाएं थी पत्रकारिता में करियर के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा नहीं थी, पर आदर्शवाद काफी था। आदर्शवाद बहुत था और लोग जो है उसको बहुत गंभीरता से लेते थे। बहुत ही कमिटेड किस्म के लोग पत्रकारिता में आते थे। ऐसे लोग पत्रकारिता में आते थे जो वास्तव में समाज के लिए कुछ करना चाहते हों, जिनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती थी, लिखना बढ़िया जानते थे, जो साथ ही साथ जो है देश दुनिया के बारे में जानते थे, करंट अफेयर्स की बड़ी गहरी पकड़ उनके पास होती थी। तो इस तरह के लोग आते थे और संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं थी, नौकरियां कम थी और तनख्वाहें कम होती थी। मतलब जो ज्यादा तनख्वाह देने वाले संस्थान थे वो बड़े संस्थान जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, या थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस भी उस मामले में माना जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता में पैसा नहीं था। हिंदी पत्रकारिता में मतलब ये बड़े संस्थानों में फिर भी ठीक ठाक हालत थी। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में है तो हिंदी अंग्रेजी का ऐसा कोई बड़ा भेदभाव नहीं था निचले स्तरों पर। ऊंचे स्तर पर संपादक के स्तर पर तो था, लेकिन निचले स्तरों पर लगभग बराबर सैलरी, वेतनमान वगैरह सबके एक जैसे थे। नौकरियां बहुत नहीं थी और जो छोटे अखबार थे, बाकी जो 3-4 बड़े घरानों के अखबार जो थे, एक तरह से उनको मोनोपोली हाउसेस समझा जाए, तो मोनोपोली हाउसेस के अलावा जो ज्यादातर अखबार थे जिसमें अमर उजाला भी था, जागरण भी था, राजस्थान पत्रिका भी था, भास्कर भी था, या और दूसरे तमाम देश भर के अन्य भारतीय भाषाओं के अखबार, वो मध्यम श्रेणी के या निम्न श्रेणी के छोटे स्तर के अखबार हुआ करते थे। इनका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था। इनमें काम करने वाली लोगों की तनख्वाहें, उनके जो पर्क्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते थे। तो इस हिसाब से बहुत हालत ठीक नहीं थी। लेकिन बाद में जो है 1991 के बाद जब अर्थव्यवस्था खुली और विज्ञापन के लिए भी एकदम सिर्फ सरकार पर जो निर्भरता होती थी लोगों की वो खत्म हुई, तो उसके बाद जो है हिंदी अखबारों ने बहुत तरक्की की और उसके साथ ही साथ पत्रकारों की भी संख्या बहुत बढ़ने लगी। पत्रकारों के वेतनमान बहुत अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अपना उदाहरण दूं तो 1982 में मैंने ट्रेनी जर्नलिस्ट के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी शुरू की। तो मेरी तनख्वाह जो है, जो एक तरह से वृत्ति कहते थे उसको, अध्येता वृत्ति, वो 1100 रुपए थी।
अच्छा। हालांकि बम्बई में 1100 रुपए के बावजूद मैं ठीक से अपना जीवन जी लेता था। और उसके उसी समय जो है मेरे से 1-2 महीने के बाद मेरे प्रधान संपादक वहां नियुक्त हुए, राजेंद्र माथुर, और उनकी तनख्वाह थी 5500 रुपए। तो 5 गुना मेरे से ज्यादा उनकी तनख्वाह थी। और कार्य संपादक 1 साल के बाद और आए, सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनकी तनख्वाह 3800 रुपए थी। तो गैप नहीं था, बहुत ज्यादा गैप नहीं था। 5 गुना तनख्वाह थी। और जबकि जो सीढ़ी हम देखें तो उसमें काफी ऊंचाई थी उनकी। हम बहुत नीचे थे, एकदम शुरुआत में थे, और वो बहुत टॉप पर थे। तो लेकिन आज की तारीख में अंतर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो ट्रेनी जर्नलिस्ट है उसकी मान लीजिए कि 15,000 रुपए या 20,000 रुपए तनख्वाह है, तो जो प्रधान संपादक है उसकी 10 लाख रुपए है। इतना बड़ा गैप आ गया है। और साथ ही साथ जैसे रेडियो है उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है। समाचार और करंट अफेयर वाले रेडियो में नहीं हुआ है, लेकिन एंटरटेनमेंट के माध्यम के तौर पर जो खास करके एफएम रेडियो है उसमें बहुत जबरदस्त विस्तार हुआ है। फिर साथ ही साथ जो है वो टेलीविजन में जबरदस्त विस्तार हुआ है। विदेशी जो चैनल हैं उनमें विस्तार हुआ है। उसके अलावा जो है जो इंटरनेट है उसका तो जबरदस्त तरीके से विस्तार हुआ है। डिजिटल मीडिया का विस्तार हुआ है। तो एक तरह से मीडिया की जो दुनिया है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि हम जो शिक्षक हैं वो पीछे रह जाते हैं और विद्यार्थी आगे पहुंच जाते हैं। क्योंकि विद्यार्थी जो है वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा जानते हैं और जो पुराने जमाने के जो शिक्षक हैं वो नहीं जानते हैं, उससे उतने वाकिफ नहीं है। तो इस तरह से अनुभव का अपना एक मायने रखता है। इसलिए जो है टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मीडिया की जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो उनके साथ ही साथ जो है जैसे जैसे मीडिया बढ़ रहा है वैसे वैसे मीडिया से जुड़े जो दूसरे व्यवसाय हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और डिजिटल और कंटेंट की दुनिया तो वाकई बहुत जबरदस्त उसमें विस्फोट आ गया है। उसकी मतलब हम लोग कोई कल्पना भी आज से 10 साल पहले तक नहीं कर सकते थे। तो काफी जो है परिवर्तन आ गया है। सर, एआई इस दुनिया को, चैट जीपीटी कितना प्रभावित करेगा, जो नेचुरल जो हमारी क्रिएटिविटी थी? निश्चित रूप से एआई का बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। आज से साल भर 1.5 साल पहले जब एआई की घोषणा हुई थी और एक तरह से उसके ट्रायल वर्जन, चैट जीपीटी का जो ट्रायल वर्जन है वो मार्केट में डाला गया था, तो हमारे लिए एकदम नई चीज थी। और 1 महीने के अंदर अंदर हमने अपने यहाँ एक विशेषज्ञ को बुला करके, जो कभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे, उनको बुला करके एक भाषण करवाया। और वो सज्जन जो है पूरा का पूरा अपना जो प्रेजेंटेशन है वो चैट जीपीटी के द्वारा ही बनवा करके ले आए थे। अच्छा। और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि चैट जीपीटी को कि भाई तुम ये बनाओ मेरे लिए, और उसने बना दिया। वो उन्होंने पूरा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे ये था कि चूंकि अभी आया है और हम लोगों ने अभी पहली क्लास करवाई है इसकी, तो बच्चों ने शायद 5-7 बच्चों ने ही किया होगा, लेकिन 50 में से लगभग 45 बच्चे ऐसे थे जो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि बच्चे असाइनमेंट भी उसी के जरिए कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चे जो है वो जो पेपर हैं वो भी उसी से कर रहे थे। तो इससे जो है हमको मालूम पड़ा कि बच्चे तो हमसे कहीं ज्यादा आगे इस फील्ड में हो गए हैं। तो इसलिए चुनौती बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि आज तक वालों ने अपना मौसम के खबरों की एंकर जो है चैट जीपीटी के जरिए एआई जनरेटेड एंकर तैयार कर ली है। इसके अलावा और बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो ये सब तो हो रहा है। इसकी मार कहीं छटनी पर तो नहीं निकलेगी? छटनी पर भी पड़ रही। जो निम्न स्तरीय काम है, जो लो लेवल काम है, निम्न स्तरीय नहीं कहना चाहिए, एक तरह से जो छोटे दर्जे के बेसिक काम है वो चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो करने लगेगा। लेकिन सोचने का काम और उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो अंततः मनुष्य को ही करना होगा। हमने कई वर्कशॉप्स इसको लेकर के करवाए अपने पिछले दिनों वहां। तो वहां यही नतीजा निकला कि जो बेसिक बहुत छोटे लेवल के काम है
जो मोटी बुद्धि से सोचने वाले काम हैं वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो क्रिएटिव काम है और जो आगे सोचने वाले काम हैं वो काम अंततः मनुष्य को ही करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार बातें आपने बताई सर। एक लगातार एक ट्रेंड मीडिया में ये बना है पत्रकारिता के स्टूडेंट्स के बीच में कि ग्लैमर के चलते आ जाते हैं बच्चे, गर्ल्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं उस फील्ड में। जर्नलिज्म की फील्ड में बहुत कम दिखते हैं। पता लगा उसके बाद कोई बीटेक कर रहा है या कोई और अन्य फील्ड में चले गया है। तो ये ट्रेंड क्या अभी भी बना हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से अभी बना हुआ है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि पुराने दिनों में जो कमिटेड लोग होते थे, जो जिनका बहुत ज्यादा सामाजिक सरोकारों से वास्ता होता था, वही लोग पत्रकारिता में आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये एक मास कम्युनिकेशन का माध्यम बना, मतलब क्लास से लेकर के, क्लास की बजाय मास का एक तरह से माध्यम जब बन गया, तो उसमें ह्रास आया, कंटेंट में खास करके उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन शुरुआत हुई। तो भाषा बच्चों की कमजोर होने लग गई और बहुत अच्छी भाषा न जानने वाले लोग भी अब पत्रकारिता में आ रहे हैं। अब भाषा बहुत बढ़िया, आपकी लच्छेदार भाषा हो, प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति हो, इसकी अपेक्षा भी शायद पत्रकारिता में नहीं आज की तारीख में है। तो एक तो ये मुख्य बात है। दूसरा ये है कि ग्लैमर की वजह से, चूंकि एक तरह से मास कम्युनिकेशन का माध्यम है और आप थोड़ा सा भी दिखते हैं माध्यम के सामने, तो बड़ी संख्या में लोग आपको देखते हैं। तो ग्लैमर जो है वो एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है। जो अमीर घरों के बच्चे, जो अभिजात घरों के बच्चे हैं, वो इस आकर्षण की वजह से आते हैं पत्रकारिता में, लेकिन वो जल्दी ही उनको जब व्यवसाय की हकीकत से रूबरू होते हैं तो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। ज्यादातर अंग्रेजी पत्रकारिता करने वाले बच्चे 2, 4, 5, 10 साल टिकने के बाद फिर वापस चले जाते हैं, किसी और पेशे में चले जाते हैं। जी जी जी। तो सर, कितना फीसद होगा जो जर्नलिज्म में जा रहे हैं, एक्टिव जर्नलिज्म में, और कितना % एकेडमिक के लिए तैयारी करते हैं? देखिए, केवल यहाँ मास कम्युनिकेशन की दुनिया है तो केवल जर्नलिज्म ही आज की तारीख में कहना ठीक नहीं होगा, कि जर्नलिज्म में तो बहुत कम % जा रहे हैं आज की तारीख में। उसके अलावा पीआर की दुनिया बहुत तेजी के साथ बढ़ गई। अकेले दिल्ली में जो है कम से कम 1000 पीआर एजेंसियां हैं जो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग संस्थाओं के लिए पीआर का काम कर रही हैं। जैसे पहले पब्लिक रिलेशन का मतलब होता था किसी सरकारी विभाग का सूचना अधिकारी या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या बैंक का पीआरओ, ये हम लोग उससे ये अर्थ निकालते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। पीआर का काम बहुत बढ़ गया है, पीआर की एजेंसियां बहुत खुल गई हैं, कारपोरेट कम्युनिकेशन खुल गया है, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तमाम तरह की कंपनियां हैं, उनके अलग मीडिया डिपार्टमेंट खुल गए हैं। वहाँ कंटेंट राइटिंग का काम हो रहा है, वहाँ कारपोरेट कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, वहाँ पब्लिक अफेयर्स का काम हो रहा है। पब्लिक अफेयर्स भी इसी से जुड़ी हुई एक अलग विधा है। अच्छा। उसके अलावा कारपोरेट अफेयर्स है, वो भी एक अलग विभाग है, जो बड़ी कंपनियां जो है कारपोरेट अफेयर्स के अफसर रखती है, वो भी पत्रकार ही लोग को रखा प्रेफर किया जाता है उसमें। इवेंट मैनेजर अलग हैं। उसके अलावा एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से जैसे नीरा राडिया करती थी, कारपोरेट लॉबिंग का काम, वो भी पत्रकार लोग ये काम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो ये चाहे काम बुरा हो या चाहे भला हो, लेकिन एक अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया है। वो दुनिया जो है वो खुल रही है। वो जैसे अमेरिका में लॉबिंग एक अंडरस्टूड जो है वो माध्यम है, एक ऐसी विधा है जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, लीगल है। हमारे यहाँ उस तरह से लीगल अभी तक नहीं थी, लेकिन अब यहाँ भी बढ़ रही है। तो बड़ी संख्या में लोग उस तरफ जा रहे हैं। फिर उसके अलावा जो है, जो अब खास करके व्लॉगिंग है, वीडियो यूट्यूब का जो काम कर रहे हैं बच्चे, अल्टरनेट जो मीडिया है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो खैर कमाल का काम कर रहे हैं, गजब काम कर रहे हैं। वो एक वैकल्पिक जो है वो समांतर मीडिया जो है वो खड़ा कर रहे हैं। और इसलिए आज की तारीख में ये कोई कह नहीं सकता कि भाई कोई सरकार किसी मीडिया का मुंह बंद कर सकती है। एक का मुंह बंद करेंगे तो 10 खड़े हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा संसार असल मायने में लोकतांत्रिकरण सूचना का हुआ है। बिल्कुल, बहुत तेजी के साथ ये इसका फैलाव हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसलिए संभावनाएं आज की तारीख में अनंत हैं जी, और चुनौतियां भी उतनी ही हैं। बिल्कुल, साख बचाने की चुनौती है सबसे बड़ी, तो कि पत्रकारिता के मानदंडों को भी हम कैसे बचा के रखें। सर, यूजीसी नेट और आपका पीएचडी करने वालों की भी तादाद बहुत बढ़ रही है लगातार, तो इतनी नौकरियां उनके लिए हैं क्या पत्रकारिता के संस्थान हैं इतनी जगह पे? आज की तारीख
में वास्तव में ये समस्या है, क्योंकि आज की तारीख में अभी भी मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म जो है वो एक बड़े स्ट्रीम के तौर पर एक्सेप्ट नहीं हो पाया है। अभी तक जो मास कम्युनिकेशन की वैकेंसीज हैं वो विश्वविद्यालयों में है या कुछ प्राइवेट संस्थानों में है, इस तरह की जगहों पर हैं। अभी ग्रेजुएट लेवल पर ये नहीं आ पाया है। जी जी। तो अब जो है लेकिन बड़े पैमाने पर ग्रेजुएट लेवल पर भी पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू हो रही है। उसके अलावा सीबीएसई ने भी मास मीडिया को एक सब्जेक्ट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। जी, वैकल्पिक विषय। हाँ, एनसीईआरटी ने किताबें बना ली हैं, सीबीएसई ने किताबें बना ली हैं, नेशनल ओपन स्कूल ने भी उसको अपने यहाँ एक विषय के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये शिक्षा में ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे नेट क्वालिफाइड या पीएचडी होल्डर बच्चों की संख्या भी उनकी संख्या भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उनके लिए रास्ते भी खुलेंगे। तो आज की तारीख में निश्चित रूप से पीएचडी होल्डर या नेट क्वालिफाइड लोगों की संख्या वैकेंसीज की तुलना में कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा मतलब उदाहरण बता देता हूँ। 2 वैकेंसी हमारे यहाँ थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, तो 800 एप्लीकेशन आई। तो हमारे लिए उनको छांटना बहुत मुश्किल हो गया। फिर हमने बच्चों से ही जो एप्लीकेंट थे उन्हीं से कहा कि आप एपीआई स्कोर जो है अपना भर करके दीजिए, और उन्होंने एपीआई स्कोर भर के दिया और उसके हिसाब से हमने जो टॉप 40 बच्चे थे उन्हीं को सेलेक्ट किया। उन्हीं में से फिर 2 का सिलेक्शन हुआ। तो यानी कि 760 जो लोग थे वो भी कहीं न कहीं योग्य थे। और उसमें से यदि नेट क्वालिफाइड की बात करें तो मेरे ख्याल से 800 में से 400 तो होंगे ही। तो इतनी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या जो है। आज की तारीख में मुश्किल हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि कॉलेजेस में ये शुरू कर देना चाहिए। जी सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत विस्तार हुआ है वैकल्पिक मीडिया का, दूसरी तरफ पीआर से लेकर ये लॉबिंग वाले फील्ड में भी अवसर खुले हैं। तो क्या वजह है कि संस्थान कम खोले जा रहे हैं? और उसके अलावा जो आप लोग जो आप लोग दिग्गज पत्रकार रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई बॉडी बननी चाहिए? जैसे कि बात हो रही थी कि लॉ का कोर्स खोलने के लिए बार की जरूरत होती है, काउंसलिंग की, तो क्या पत्रकारिता के लिए भी ऐसी कोई बॉडी की जरूरत महसूस हो रही है? इसको लेकर के काफी बहस चल रही देश भर में। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई तो इस दौरान बहुत सारे जगह जगह जो सेमिनार हुए, इसको मीडिया में इम्प्लीमेंट करने की जो बात आई, तो इसमें ये बात भी आई कि मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई का जिस तरह से विस्तार हो रहा है और जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह से संस्थान खुल गए हैं, खास करके बहुत सारे जो चैनल वाले हैं, जो छोटे मोटे चैनल वाले भी हैं, उन्होंने अपने संस्थान खोल लिए और भारी फीस वसूल करके वो डिप्लोमा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनके डिप्लोमा की कोई मान्यता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 4-4 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। 6-6 महीने के कोर्स के लिए, 1-1 साल के कोर्स के लिए 4-4, 5-5 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। उससे जो है उसका स्तर जो है, खास करके शिक्षा के लेवल पर जो स्तर होना चाहिए वो लगातार गिर रहा है। सिर्फ टेक्नोक्रेट बनाने से या स्किल सिखा देने से पत्रकारिता नहीं आ जाती है। उसमें कहीं न कहीं जो उसके बेसिक मूल्य हैं उनको भी समझाया जाना चाहिए। तो वो तभी आ सकते हैं जब ठीक से पढ़ाई बच्चे करें। इसको लेकर के बात हो रही है, और यदि मीडिया काउंसिल बनती है आने वाले समय में तो ठीक उसी तरह से वो भी एक रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगी, जैसे बार काउंसिल है, जैसे मेडिकल काउंसिल है, जैसे शिक्षा के लिए काउंसिल है, जैसे तकनीकी शिक्षा के लिए अलग काउंसिल है। तो वहां से मान्यता लेनी पड़ती है, वो उसके मानदंड निर्धारित करती है। तो एक तरह से उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके मानदंड तय करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। ताकि इस पेशे की जो गरिमा है वो भी बची रहे और खास करके जो शिक्षक तैयार हों वो भी ठीक ठाक आए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातचीत ये रही है, बहुत सारे सवालों के जवाब सर ने अपने अनुभव के आधार पर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि काफी प्रासंगिक ये बातचीत थी। कोई संदेश आपका हो सर चलते चलते, संस्थानों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी? नहीं, मेरा यही कहना है कि जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं लोग, वो किसी न किसी कमिटमेंट के साथ आएं, और नहीं तो जहां तक रोजगार का सवाल है, और बहुत सारे रोजगार आज की तारीख में खुल गए हैं केवल व्यवसाय के लिए और केवल पैसा कमाने के लिए, मुनाफाखोरी के लिए या रिश्वतखोरी के लिए पत्रकारिता को एक माध्यम नहीं बनाना चाहिए। पत्रकारिता एक तरह से बहुत पवित्र पेशा रहा है। इस पेशे की जो नैतिकता है, जो इसकी जो पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इस फील्ड में अच्छे लोग आएं,
कमिटेड लोग आएं और ऐसे लोग आएं जो अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सबका भी धन्यवाद। तो मित्रों, साथियों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। इस बातचीत को आपने सुना। डिकोडिंग मीडिया नैरेटिव्स सेगमेंट अगर आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।